हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक गैंग। चाय पानी सब लेके बैठ जाओ क्योंकि आज का टॉपिक कुछ ज़्यादा ही मसालेदार होने वाला है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं बीएड 5 ईयर PYQ जो कि आपका टाइम बचाएगा, और अगर किसी की तैयारी नहीं भी अच्छी है वो लास्ट में ये क्वेश्चन करके चले जाए तो आई एम नॉट श्योर, बट इतना है कि वो पाएगा मतलब। तो अच्छा। अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये CCS यूनिवर्सिटी के मोस्टली जो PYQ हैं उनसे मैंने निकाल के एनालिसिस करा हुआ है। एनालिसिस की बात करें तो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक आपकी आ जाती है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप पूरे उसमें देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं वो 6 से 8 क्वेश्चन यूनिट 5 में आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है यूनिट 5 में करना है। और यूनिट 1 में जो आप फोकस करोगे वो मेन करोगे बायोग्राफी के ऊपर। या बायोग्राफी क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे इसमें आप मतलब यूक्लिड की पढ़ोगे, रेने डेस्कार्टे की पढ़ोगे, उसके बाद रामानुजन की पढ़ोगे। ये डायरेक्ट शॉर्ट उसमें आ जाते हैं, ब्रीफ में आप लिख सकते हो इनके बारे में, और आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो अब डायरेक्ट बात करते हैं यूनिट 1 के ऊपर। तो यूनिट 1 में जो आपकी आ जाती है इसमें आपका सबसे पहले हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन, या फिर एक तरीके से देख सकते हैं हिस्ट्री, जो मतलब ग्रेट मैथमेटिशियन थे। पहले ही क्वेश्चन ये आएगा कि ग्रेट मैथमेटिशियन जो भी आपके रहे हैं, 5 या 2 या 3 आप उनके एक्सप्लेन करो। मोस्टली जो आता है रामानुजन के ऊपर आता है, और रेने डेस्कार्टे, कभी कभी यूक्लिड के ऊपर भी आ जाता है। यूक्लिड के ऊपर भी आ जाता है, वो आप एक बार पढ़ के चले जाना। मैंने मोस्टली वो कवर करा है इसमें क्योंकि ऐसे बहुत बड़ा सेशन हो जाता है जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो रामानुजन के ऊपर बात करते हैं। तो रामानुजन जो इनका बर्थ हुआ था वो हुआ था तमिलनाडु में 1887 में। और इन्होंने अपनी जो पढ़ाई पूरी करी थी वो 13 की एज में इन्होंने एक थ्योरी दी थी, लॉनी थ्योरी। और पढ़ाई स्टार्ट करी थी इन्होंने कैम्ब्रिज में। और स्ट्रगल इनका थोड़ा ज़्यादा ही रहा था क्योंकि इनको प्रॉब्लम टीबी की थी। तो इनकी काफ़ी यंग एज में डेथ भी हो गई थी। इनकी डेथ जो हुई थी आप देख सकते हो 22 ईयर, ज़्यादा बड़ी एज है भी नहीं इनकी, बहुत यंग एज में इनकी डेथ हो गई थी। और अप्रैल में इनकी डेथ हुई थी, अप्रैल 26 में। और ईयर मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1920। अब उसके बाद बात करते हैं, ये मैंने यहाँ पे आपको की पॉइंट्स दिए हैं ताकि आप वहाँ पे इन्हें याद रखो और इन्हें बढ़ा के लिख सको। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे आपको बढ़ा के दूंगा तो वहाँ पे आप इतना शायद रिमेंबर नहीं रख सकते। तो आपको मैंने की पॉइंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए। फर्स्ट क्या है, बर्थ लिखना है। उसके बाद इन्होंने टीचिंग जो ली थी कहाँ से ली थी, इनका स्ट्रगल क्या था। उसके बाद इनकी लीगेसी, और लीगेसी में आप बता दोगे इनकी डेथ कब हुई थी। फिर सेकंड इनकी बात करते हैं कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट के ऊपर। तो कंट्रीब्यूशन इन्होंने, एक तो मैंने पहले बताया कि लॉनी ट्रिग्नोमेट्री एक करके इन्होंने कंट्रीब्यूशन उसमें दिया था। और दूसरा क्या दिया था इन्होंने, नंबर 1729, इन्फिनिटी सीरीज ऑफ पाई, मोक फंक्शन, और फिर पार्टीशन थ्योरी। ये इनका मेजर, इनका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन था। ऐसा नहीं है आप इतना सा ही लिखोगे, आप इन सबको एक्सप्लेन करके लिखोगे वहाँ पे एग्जाम में जब ये चीज़ें आएंगी। अगर वहाँ पे आता है 3 मार्क्स क्वेश्चन तो आप उस अकॉर्डिंग लिखोगे, अगर आता है 5 मार्क्स क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग। मेनली आपको मैंने यहाँ पे सिर्फ ये बताया क्वेश्चन कौन से आएंगे वहाँ पे। उसके बाद सेकंड आप क्या आती है, बायोग्राफी रेने डेस्कार्टिस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और यही है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इनका ओरिजिन या बोर्न आप कह सकते हो फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में कब हुआ, 1596 में। और इनकी जो फिलोसोफर थे ये फेमस, ये जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है कार्गेटो एर्गो सम, आप या जो भी बोलते हो इसका मतलब होता है आई थिंक देयरफॉर आई एम। इसकी वजह से ये फेमस हुए थे। उसके बाद इनकी मॉडर्न थिंकिंग के बारे में आप लिख सकते हो, इन्होंने ज्योमेट्री में अपना सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसॉफी और ज्योमेट्री भी कहे जाते थे। उसके बाद आप अगर बात करो, इनकी जो डेथ हुई थी वो 1950 में हो गई थी। और इनका कोई ऐसा मेरे को रीज़न तो नहीं पता क्यों हुई थी कैसे नहीं हुई थी, बट इनकी मेजर की पॉइंट है। अगर आप इनके कंट्रीब्यूशन की बात करो, इन्होंने
ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, कार्टेशियन प्लेन में इन्होंने दिया था, नोटेशन में दिया था, एक्सपोनेंट लॉ में दिया था, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है। और उसके बाद आप बात करो कि इवोल्यूशन, अगर मतलब मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू बताऊं तो डेस्कार्टे के बाद हुए थे न्यूटन, न्यूटन के बाद रामानुजन, और फिर मॉडर्न मैथ जो आज के टाइम पे हम पढ़ रहे हैं। तो जो आज हम पढ़ रहे हैं ये एकदम से कहीं से आया नहीं है, ये धीरे धीरे इसको इवोल्यूशन हुआ था कि ज्योमेट्री किसी ने दी, फिर उसके बाद कैलकुलस किसी ने दी, उसके बाद अलजेब्रा किसी ने दिया है, उसके बाद जो हम आज पढ़ रहे हैं वो सब उसका मिक्स पढ़ रहे हैं और सिर्फ हम उनकी थ्योरीज पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं उसके बाद आता है, अगर आपको कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उसका जितना हो सकेगा एज सुन एज पॉसिबल मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नियर है और आपके जहाँ तक मुझे लग रहे हैं जून सेकेंड वीक में होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद यूनिट वन में ही हम अब आगे, पहला क्वेश्चन अभी हमने कवर करा, अब दूसरा जो आएगा वो आएगा मैथमेटिक्स क्या है। ये मुझे वैसे फर्स्ट क्वेश्चन रखना था क्योंकि बेसिक ही है मैथमेटिक्स, बट कोई बात नहीं। तो सेकंड जो है मैथमेटिक्स आता है। अब मैं बताता हूँ मैथमेटिक्स, कोई आपसे अगर कोई पूछे तो खाली ये कोई नंबर नहीं है, कोई कैलकुलस नहीं है। यहाँ पे आप ये नहीं लिखोगे कि ये कैलकुलस है, नंबर है, सीरीज, ये सब नहीं लिखना वहाँ पे। अगर ऐसा आता है बेसिक सा आप पे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपको लिखना है कि ये क्या होता है। मैथमेटिक्स ये लॉजिक रीजनिंग को हमारी अच्छी करता है, और फिर रीजनिंग चीज़ें वहाँ पे आपको लिख कर आनी है। अब इम्पोर्टेंस और इसकी नीड के ऊपर बात करते हैं, तो इम्पोर्टेंस के ऊपर आप बता सकते हो कोग्निटिव ग्रोथ होती है, लाइफ स्किल के ऊपर आता है, कैरियर रेडीनेस आता है, ये सारा। अब मेरे ख्याल से कोग्निटिव का मतलब बताने की मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम अगर आ ही रहा है तो इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ आपने पढ़ा होगा। सेकंड आता है फिर उसके बाद एग्जाम्पल, आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल प्लानिंग में काम आता है। फिर एग्जाम्पल के लिए एक आप ये पूरा बता सकते हो। उसके बाद एग्जाम्पल टू आता है आपका इंटेग्रिटी में आपका काम आता है, ये एग्जाम्पल टू बता सकते हो। उसके बाद हम आते हैं भास्कराचार्य के ऊपर, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आते हैं भास्कराचार्य। इनका सबसे बड़ा जो योगदान आप कह सकते हो मॉडर्न कैलकुलस में रहा था, भास्कराचार्य में। और फिर उसके बाद आते हैं हम सिद्धांत, वो इन्हीं के ही अंदर ही एक टॉपिक आता है सिद्धांत श्रीमुनि। तो इन्होंने जो बुक्स भी दी थी अपनी बहुत सारी, ये 36 एज के टाइम पे इन्होंने ये बुक्स दी थी, लीलावती, बिचलानीता और फिर ग्रह से। आप एक बार इन्हें देख लेना, मैं तो इसे ऐसे याद करा हुआ था कि लीलावती जो है एक मतलब फीमेल है, और उन्होंने ज्योमेट्री मतलब उनकी बहुत अच्छी होती है, मतलब खाने बनाने की शेफ वगैरह ऐसे, तो बहुत अच्छा बनाती हैं। और फिर इक्वेशन अलजेब्रा ये इन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन किया था। ऐसे आप मतलब अपनी अपनी ट्रिक से बना सकते हो कुछ, अब तो मेरे को ध्यान नहीं एग्जैक्टली मैंने क्या ट्रिक बनाई थी। फिर उसके बाद आता है इनके मेजर, अगर मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो ज्योमेट्री में था, एडवांस अलजेब्रा में था, कंसेप्ट ऑफ जीरो से, और अर्ली कैलकुलस जो आजकल हम पढ़ते हैं। फिर भास्कराचार्य के ऊपर ही मैंने फिर फ्लो चार्ट से बनाया ताकि आपको इजी हो सके वहाँ पे याद करना। भास्कराचार्य के पहले ऊपर आप बायोग्राफी में उनकी वो बताओगे कब ये इनका बॉन्ड हुआ था, बॉन्ड बताओगे। उसके बाद इनका कंट्रीब्यूशन बताओगे, एजुकेशन बताओगे, और ये सारे बात यहाँ पे रहा, कैलकुलस बताओगे आप, इसमें एस्ट्रोनॉमी बताओगे इनकी, ये बुक्स के बारे में बता दोगे, लास्ट में आप इनका बुक्स का बता दोगे। तो अगर 5 मार्क्स में आता है तो इन्हें एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आता है तो कम एक्सप्लेन कर दोगे उसमें भी। मतलब ये, तो यूनिट वन यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है। मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो हमने अभी तक यूनिट वन में से 3 क्वेश्चन उठाए हैं। 3 क्वेश्चन कौन से? एक तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो था मैथमेटिक्स क्या होता है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, मैथ। और फिर सेकंड हमने क्या पढ़ा अभी, बायोग्राफी। और फिर थर्ड में हमने क्या पढ़ा, भास्कराचार्य के ऊपर। थर्ड पढ़ा हमने भास्कराचार्य के ऊपर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, समझ जाना आप, भास्कराचार्य के ऊपर। फिर उसके बाद अब हम आते हैं यूनिट टू के ऊपर। यूनिट टू में उसके बाद आपका आ जाता है यूनिट टू, ये यूनिट टू के ऊपर और हाँ क्वेश्चन वन जो यूनिट टू का क्वेश्चन है, अगर किसी के पास सैम्पल पेपर हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आपको इस पे भी सैम्पल पेपर चाहिए हो या फिर नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मतलब
कमेंट सेक्शन में, वरना मैं टेलीग्राम आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे भी कर सकते हो। और फिर अब बात करते हैं एम और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस आता है। तो मैंने मेजर जो डिफरेंस होते हैं वो उठाया। पहला नेचर के ऊपर बात करेंगे हम कि ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है एम, और ये एक तरीके से बहुत नैरो होता है। ठीक है, नैरो लिख सकते हो आप यहाँ पे। और अगर इसकी बात करें तो ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है आपका। और एक तरीके से यहाँ मैं बता ही चुका हूँ ब्रॉड होता है, तो वही हो गया कि ये बहुत ज़्यादा, ये रहा नैरो जो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको। ये एक आइडियलिस्टिक होता है, ये प्रैक्टिकल होता है। अब आपको लग रहा होगा एक जैसे ही होते हैं, बट एम क्या होता है कि आपने सोचा है कि मेरा एम क्या है कि मैं आगे जाके फॉर एग्जांपल टीचर बनूंगा, तो ये आपका एक एम है। ऑब्जेक्टिव होते हैं कि आपने ये सोचा मेरे को कल ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और उन्हें क्या होता है अचीव करना बहुत ईजी होता है। एम थोड़े मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ये आप पे ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन कर सकते हो इनका कि लॉजिकल थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, मैस्ट्री होती है, ये सारे इसके आ जाते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन टू, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी यहाँ पे, पर आपको अगर फिजिकल साइंस आपके पास सब्जेक्ट है उसमें भी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आएगी, मैथमेटिक्स में भी आती है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। हर उसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव से आएगी आपके ऊपर, और हर उसमें आपको रेफरेंस सेम लिख सकते हो, बट उससे थोड़ा सा कनेक्ट करके लिखना पड़ेगा। जैसे कि इसमें रिकॉल फार्मूला इन्होंने बताया था ब्लूम्स ने। उसके बाद आपका जो अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, पाइथागोरस, मतलब क्योंकि मैंने बताया ना ये मैथ से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसे, इसलिए मैथ्स के इसका बताया। और हाँ, मेरे को कमेंट सेक्शन में कोई ये बताएगा कि ब्लूम्स का पूरा नेम क्या था। मैं जानना चाहता हूँ कि इनका पूरा नेम क्या था, वरना मैं तो फिर बता ही दूंगा, वैसे बता ही देता हूँ, बेंजामिन ब्लूम इनका पूरा नेम था। उसके बाद अगर इनकी बात करें तो इन्होंने बताया था कि अंडरस्टैंडिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए हमारा। और एक तरीके से देखा जाए तो कॉम्बिनेशन आइडियाज़ दिया था इन्होंने, जजिंग एंड चेकिंग करेक्शन दिया था, इवोल्यूशन इवेल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर एप्लीकेशन बात करें तो आप अपने नॉलेज न्यू सिचुएशन को यूज़ कर सकते हो, और अगर मैथ्स में यूज़ करें इसी चीज़ को तो आप प्रॉब्लम वो सॉल्विंग एन इक्वेशन के तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, ये सारे इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मैंने ये बता दी, वैल्यूएशन बताया था इन्होंने, एनालिसिस बताया था, एप्लीकेशन ये रहा, आपके अंडरस्टैंडिंग ये रहा। उसके बाद अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो ये मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे दिखा दिया है। उसके बाद फिर मेनली मेरा फोकस ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ टॉपिक एक्सप्लेन करूँ, टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला टाइम जा चुका है। बस यहाँ पे क्वेश्चन पे अभी फोकस करूँ कि क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। और अगर आपको पीपीटी से समझ नहीं आएगा तो मैं आपको इसकी प्रोवाइड करवा दूंगा क्वेश्चन भी, मैं वैसे नीचे लिंक भी दे दूंगा, और वरना आप मेरे को टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। फिर आ जाता है आरसीएम अप्रोच, एक बार इसे भी देख लेना, आप चेक कर लेना। आरसीएम अप्रोच में ये पढ़ के चले जाना, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी इन्होंने जो दिया था। उसके बाद ये आपका फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने समझा दिया है। आते हैं हम यूनिट 6। मेरी ये थोड़ी स्लाइड ऊपर नीचे हो जा रही है, बट कोई बात नहीं, अभी यूनिट 6 के ऊपर चले जाते हैं हम। यूनिट 6 में से एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने डेफिनेटली पक्के हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम इसे छोड़ देंगे कि कम आ रहे हैं। तो इसमें हम सबसे ज़्यादा इवैल्यूएशन पे फोकस करेंगे, रिमेडियल टीचिंग के ऊपर, और डायग्नोस्टिक टीचिंग, ये क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन क्या होता है। तो मैंने बता दिया इवैल्यूएशन क्या होता है, एक मेजरमेंट और वैल्यू जजमेंट। उससे आप इसे चाहे तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है तो कर सकते हो आप उस पर। और ये फोकस होता है आपका टर्मिनल आउटकम पे, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है ये, कंटिन्यू। और फिर उसके बाद आपके जो फीचर्स हो जाते हैं, गोल ओरिएंटेड, क्वांटिटेटिव, होलिस्टिक, ये सारा आ जाता है। फिर सेकंड बात करते हैं रिमेडियल टीचिंग। आपने स्कूल में भी सुना होगा कि रिमेडियल टीचिंग होती है कि जो बच्चे थोड़े वीक होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगना। तो फ्री पीरियड्स में एक्स्ट्रा क्लासेस उन बच्चों के लिए लगती है। रिमीडियल का मतलब ये होता है वीक बच्चों पे हम थोड़ा सा फोकस करें कि उन्हें अच्छे बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करें, डिटेल में उन्हें समझाएं, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो रिमीडियल टीचिंग का पर्पस क्या होता है, ये रहा, हेल्प स्टूडेंट टू कैच अप रेगुलर क्लासरूम। और फिर फोकस क्या होता है हमारा, जो उनके बीच में गैप होता है बच्चों में, जो बाकी बच्चों से वो थोड़े अलग समझ नहीं पा रहे हो, उसको गैप को फिल करना। मेथड हमारे क्या होते हैं, एक सिंपलर लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, कोई बहुत ज़्यादा ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते जो बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप की होती है, उनके ही हिसाब से हम यूज़ करते हैं। एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है यहाँ पे बच्चों पे,
ताकि उन्हें बहुत अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। और अगर आप इसकी इफ़ेक्टिव की बात करें तो इसमें क्या होता है, स्मॉल ग्रुप बनाए जाते हैं, पीर सपोर्टिंग होता है इसमें, आईईपी प्लान होता है, ये सारा आप पढ़ सकते हो इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर आता है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में क्या होता है, इसमें आपका आ जाता है स्पेसिफिक फोकस जो होता है इसमें नेचर आपका जो होता है डिफ़िकल्टी लर्निंग वगैरह के ऊपर आ जाता है, फॉर्मेटिव नेचर हो जाता है। फोकस होता है कि कहीं एरर या वर्निंग मार्क्स नहीं हो रहे, कैजुअल एनालिसिस हो जाता है आपका। फिर आ जाता है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में ये सारा मैंने मतलब वही बताया बट फ्लो चार्ट के थ्रू बताया मैंने, कि पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसे एरर को लोकेट करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर उस पे काम करेंगे हम। तो ये आपका आ जाता है, ये माइंड मैपिंग के थ्रू मैंने बता दिया है। ये रहा। तो मोस्टली हम देखें तो इसमें खाली 3 ही टॉपिक आएँगे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं, जो मतलब प्रीवियस 7 ईयर और 5 ईयर में मैंने देखा। तो वो आपका एक तो रिमेडियल टीचिंग के ऊपर बात कर रहा है, और उसके बाद फिर इवैल्यूएशन के ऊपर बात कर रहा है, और फिर उसके बाद आपका अब बात करते हैं यूनिट 4 के ऊपर। यूनिट 4 में मैंने पहले भी बताया था 2-3 क्वेश्चन आते हैं इससे, बट वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। यूनिट प्लान के ऊपर आप बताओगे यूनिट प्लान क्या होता है। यूनिट प्लान एक तरीके का रोड मैप होता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखे भी हैं, ये रोड मैप होता है, ये गैप जो हमारा सिलेबस और जो लेसन प्लान वगैरह उसको फुलफिल कर देता है। ये ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया यहाँ पे, नीड की ऑब्जेक्टिव बताएं कि ये रहा, होलिस्टिक व्यू एक तरीके का प्रोवाइड करता है हमें कि हमें क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, वो सिंपल एक तरीके का हो जाता है, लॉजिकल सीक्वेंस हो जाती है। ऐसा ना हो कोई टॉपिक पहले पढ़ा दिया जो कि मतलब बहुत डिफिकल्ट था और इजी टॉपिक फिर बच्चों को समझ नहीं आ रहा, वो चैन नहीं बन पाती ना, आपने पहले कुछ समझा दिया फिर कुछ समझा दिया, उसके बाद आपके यहाँ पे आउटकम उनका निकलवाना है, ठीक है। आउटकम का मतलब जो आप समझा रहे हो क्या वो उन्हें समझ आ भी रहा है, वो सारी चीज़ें, व्हाई डू वी नीड इट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे फिर बता दिया कि ये क्या करता है, एफिशिएंट टाइम, मतलब कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कम टाइम में आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पे फिर आप ये तीनों चीज़ें पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस क्या है मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, क्लैरिटी मिलती है, रिसोर्स ऑप्टिमाइज मिल जाता है, इवैल्यूएशन हो जाता है, टीचर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं पता होगा पढ़ाना क्या है, ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो गिर जाता है। फिर आता है लेसन प्लान। लेसन प्लान के ऊपर मैंने यहाँ पे बता दिया, एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, ये रहा। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है उन बच्चों को यही होता है कि लेसन प्लान और आपका यूनिट प्लान में क्या डिफरेंस है। तो अगर वैसे तो बहुत सिंपल है, आप अगर यहाँ से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, वरना अगर नहीं आता तो मेरे को एक बार कमेंट में बता देना, मैं इस पे सेपरेट सेशन आपके लिए बना दूंगा। फिर उसके बाद कभी कभी डिफरेंस वगैरह पूछ लेगा, इनके ऊपर आप बता सकते हो सब। उसके बाद फिर बात करते हैं कि इसमें स्टेप्स क्या होते हैं। स्टेप्स होते हैं कि हम इसमें इंट्रोडक्शन करते हैं, कंटेंट उन्हें डिलीवर करते हैं, एसोसिएट करते हैं, रूल फॉर्मुलेशन करते हैं, प्रैक्टिस और फिर रिव्यू, ये चीज़ें होती हैं। एक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसमें क्या होता है। इंट्रोडक्शन जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया है, पहले बच्चों को मोटिवेट करोगे उस, मान के चलो अगर मैं ही हूँ और अगर मैं अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे में अगर मोटिवेशन ही नहीं है तो उसे समझ नहीं आएगा, तो पहले मुझे उसे मोटिवेट करना पड़ेगा। फिर जो कंटेंट डिलीवर हो रहा है उसे एग्जाम्पल के साथ मुझे समझाना है ताकि उसे अच्छे से समझ आए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है। डायरेक्ट मैं अगर उसे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस समझा रहा हूँ उसे बच्चे को नहीं समझ आएगा, तो मेरे को शॉपकीपर और इन सब का एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। यूटिलिटी आ जाती है इसमें, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, प्रिसीजन, पेसिंग, एरर प्रिवेंशन, ये सारे आप वहाँ पे लिख सकते हो। टीचिंग एड आ जाते हैं। टीचिंग एड का मतलब होता है जैसे आप मान के चलो वहाँ पढ़ा रहे हो तो आप चार्ट पेपर का यूज़ कर सकते हो, जैसे मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में मोस्टली हम अगर क्यूब की बात कर रहे हैं या फिर कोन की बात कर रहे हैं तो आप एक तरीके से मॉडल यूज़ कर सकते हो समझाने के लिए, चार्ट पेपर यूज़ कर सकते हो, नंबर लाइन या बॉक्सेस, मतलब कुछ भी कि बच्चों को उसे बेटर विजुअलाइजेशन हो सके एक तरीके से। और फिर इसमें आपका ऑडियो की किस तरीके से, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू हो गया, स्कूल में आप देखोगे तो वो मतलब ब्लैक बोर्ड के थ्रू हो गया, ये सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। बहुत ईजी है, मतलब आप देखो तो मैथमेटिक्स का यूज़ क्या है, वो जो कंप्यूटर है उसका यूज़ क्या है मैथमेटिक्स में, तो आप बता सकते हो कि एक तो कैलकुलेशन ईजी कर देता है, दूसरा टाइम मतलब बहुत ज़्यादा बचा लेता है, ठीक है, कम टाइम में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड हो जाती है, ये रहा। डायनेमिक
विजुअलाइजेशन हो जाता है कंप्यूटर का। मान के चलो मैं ही हूँ और अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो मैं उसे वहाँ पे वो चीज़ें शो कर सकता हूँ एज अ फिगर। जैसे मैंने बोला कि अगर क्यूब बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो मैं उसे 3D मॉडल में दिखा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और लर्निंग ये सब आप पढ़ लेना। यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वेलकम बैक गैंग। चाय पानी सब लेके बैठ जाओ क्योंकि आज का टॉपिक कुछ ज़्यादा ही मसालेदार होने वाला है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं बीएड 5 ईयर PYQ जो कि आपका टाइम बचाएगा और अगर किसी की तैयारी नहीं भी अच्छी है वो लास्ट में ये क्वेश्चन करके चले जाए तो आई एम नॉट श्योर बट इतना है कि वो पाएगा मतलब। तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये CCS यूनिवर्सिटी के मोस्टली जो PYQ हैं उनसे मैंने निकाल के एनालिसिस करा हुआ है। एनालिसिस की बात करें तो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक आपकी आ जाती है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप पूरे उसमें देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं वो 6 से 8 क्वेश्चन यूनिट 5 में आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है यूनिट 5 में करना है। और यूनिट 1 में जो आप फोकस करोगे वो मेन करोगे बायोग्राफी के ऊपर। या बायोग्राफी क्यों कह रहा हूँ मैं क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे इसमें आप मतलब यूक्लिड की पढ़ोगे, रेने डेस्कार्टे की पढ़ोगे, उसके बाद रामानुजन की पढ़ोगे। ये डायरेक्ट शॉर्ट उसमें आ जाते हैं, ब्रीफ में आप लिख सकते हो इनके बारे में और आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो अब डायरेक्ट बात करते हैं यूनिट 1 के ऊपर। तो यूनिट 1 में जो आपकी आ जाती है इसमें आपका सबसे पहले हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन या फिर एक तरीके से देख सकते हैं हिस्ट्री जो मतलब ग्रेट मैथमेटिशियन थे। पहले ही क्वेश्चन ये आएगा कि ग्रेट मैथमेटिशियन जो भी आपके रहे हैं 5 या 2 या 3 आप उनके एक्सप्लेन करो। मोस्टली जो आता है रामानुजन के ऊपर आता है और रेने डेस्कार्टे, कभी कभी यूक्लिड के ऊपर भी आ जाता है। यूक्लिड के ऊपर भी आ जाता है, वो आप एक बार पढ़ के चले जाना। मैंने मोस्टली वो कवर करा है इसमें क्योंकि ऐसे बहुत बड़ा सेशन हो जाता है जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो रामानुजन के ऊपर बात करते हैं तो रामानुजन जो इनका बर्थ हुआ था वो हुआ था तमिलनाडु में 1887 में। और इन्होंने अपनी जो पढ़ाई पूरी करी थी वो 13 की एज में इन्होंने एक थ्योरी दी थी, लॉनी थ्योरी। और पढ़ाई स्टार्ट करी थी इन्होंने कैम्ब्रिज में। और स्ट्रगल इनका थोड़ा ज़्यादा ही रहा था क्योंकि इनको प्रॉब्लम टीबी की थी। तो इनकी काफ़ी यंग एज में डेथ भी हो गई थी। इनकी डेथ जो हुई थी आप देख सकते हो 22 ईयर, ज़्यादा बड़ी एज है भी नहीं इनकी, बहुत यंग एज में इनकी डेथ हो गई थी। और अप्रैल में इनकी डेथ हुई थी, अप्रैल 26 में। और ईयर मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1920। अब उसके बाद बात करते हैं, ये मैंने यहाँ पे आपको की पॉइंट्स दिए हैं ताकि आप वहाँ पे इन्हें याद रखो और इन्हें बढ़ा के लिख सको। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे आपको बढ़ा के दूंगा तो वहाँ पे आप इतना शायद रिमेंबर नहीं रख सकते। तो आपको मैंने की पॉइंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए। फर्स्ट क्या है, बर्थ लिखना है। उसके बाद इन्होंने टीचिंग जो ली थी कहाँ से ली थी, इनका स्ट्रगल क्या था। उसके बाद इनकी लीगेसी, और लीगेसी में आप बता दोगे इनकी डेथ कब हुई थी। फिर सेकंड इनकी बात करते हैं कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट के ऊपर। तो कंट्रीब्यूशन इन्होंने, एक तो मैंने पहले बताया कि लॉनी ट्रिग्नोमेट्री एक करके इन्होंने कंट्रीब्यूशन उसमें दिया था। और दूसरा क्या दिया था इन्होंने, नंबर 1729, इन्फिनिटी सीरीज ऑफ पाई, मोक फंक्शन, और फिर पार्टीशन थ्योरी। ये इनका मेजर, इनका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन था। ऐसा नहीं है आप इतना सा ही लिखोगे, आप इन सबको एक्सप्लेन करके लिखोगे वहाँ पे एग्जाम में जब ये चीज़ें आएंगी। अगर वहाँ पे आता है 3 मार्क्स क्वेश्चन तो आप उस अकॉर्डिंग लिखोगे, अगर आता है 5 मार्क्स क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग। मेनली आपको मैंने यहाँ पे सिर्फ ये बताया क्वेश्चन कौन से आएंगे वहाँ पे। उसके बाद सेकंड आप क्या आती है, बायोग्राफी रेने डेस्कार्टिस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और यही है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इनका ओरिजिन या बॉर्न आप कह सकते हो फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में कब हुआ, 1596 में। और इनकी जो फिलोसोफर थे ये फेमस, ये जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है कार्गेटो एर्गो सम, आप या जो भी बोलते हो इसका मतलब होता है आई थिंक देयरफॉर आई एम। इसकी वजह से ये फेमस हुए थे। उसके बाद इनकी मॉडर्न थिंकिंग के बारे में आप लिख सकते हो, इन्होंने ज्योमेट्री में अपना सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसॉफी और ज्योमेट्री भी कहे जाते थे। उसके बाद आप अगर बात करो, इनकी जो डेथ हुई थी वो 1950 में हो गई थी। और
इनका कोई वैसा मेरे को रीज़न तो नहीं पता क्यों हुई थी, कैसे नहीं हुई थी, बट इनकी मेजर की पॉइंट है। अगर आप इनके कंट्रीब्यूशन की बात करो, इन्होंने ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। कार्टेशियन प्लेन में इन्होंने दिया था, नोटेशन में दिया था, एक्सपोनेंट लॉ में दिया था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है। और उसके बाद आप बात करो कि इवोल्यूशन, अगर मतलब मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू बताऊं तो डेस्कार्टे के बाद हुए थे न्यूटन, न्यूटन के बाद रामानुजन, और फिर मॉडर्न मैथ जो आज के टाइम पे हम पढ़ रहे हैं। तो जो आज हम पढ़ रहे हैं ये एकदम से कहीं से आया नहीं है, ये धीरे धीरे इसको इवोल्यूशन हुआ था कि ज्योमेट्री किसी ने दी, फिर उसके बाद कैलकुलस किसी ने दी, उसके बाद अलजेब्रा किसी ने दिया है, उसके बाद जो हम आज पढ़ रहे हैं वो सब उसका मिक्स पढ़ रहे हैं और सिर्फ हम उनकी थ्योरीज पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं उसके बाद आता है, अगर आपको कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उसका जितना हो सकेगा एज सुन एज पॉसिबल मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नियर है और आपके जहाँ तक मुझे लग रहे हैं जून सेकेंड वीक में होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद यूनिट वन में ही हम अब आगे, पहला क्वेश्चन अभी हमने कवर करा, अब दूसरा जो आएगा वो आएगा मैथमेटिक्स क्या है। ये मुझे वैसे फर्स्ट क्वेश्चन रखना था क्योंकि बेसिक ही है मैथमेटिक्स, बट कोई बात नहीं। तो सेकंड जो है मैथमेटिक्स आता है। अब मैं बताता हूँ मैथमेटिक्स, कोई आपसे अगर कोई पूछे तो खाली ये कोई नंबर नहीं है, कोई कैलकुलस नहीं है। यहाँ पे आप ये नहीं लिखोगे कि ये कैलकुलस है, नंबर है, सीरीज, ये सब नहीं लिखना वहाँ पे। अगर ऐसा आता है बेसिक सा आप पे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपको लिखना है कि ये क्या होता है। मैथमेटिक्स ये लॉजिक रीजनिंग को हमारी अच्छी करता है, और फिर रीजनिंग चीज़ें वहाँ पे आपको लिख कर आनी है। अब इम्पोर्टेंस और इसकी नीड के ऊपर बात करते हैं, तो इम्पोर्टेंस के ऊपर आप बता सकते हो कोग्निटिव ग्रोथ होती है, लाइफ स्किल के ऊपर आता है, कैरियर रेडीनेस आता है, ये सारा। अब मेरे ख्याल से कोग्निटिव का मतलब बताने की मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम अगर आ ही रहा है तो इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ आपने पढ़ा होगा। सेकंड आता है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल प्लानिंग में काम आता है। फिर एग्जाम्पल के लिए एक आप ये पूरा बता सकते हो। उसके बाद एग्जाम्पल टू आता है आपका इंटेग्रिटी में आपका काम आता है, ये एग्जाम्पल टू बता सकते हो। उसके बाद हम आते हैं भास्कराचार्य के ऊपर, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आते हैं भास्कराचार्य। इनका सबसे बड़ा जो योगदान आप कह सकते हो मॉडर्न कैलकुलस में रहा था, भास्कराचार्य में। और फिर उसके बाद आते हैं हम सिद्धांत, वो इन्हीं के ही अंदर एक टॉपिक आता है सिद्धांत श्रीमुनि। तो इन्होंने जो बुक्स भी दी थी अपनी बहुत सारी, ये 36 एज के टाइम पे इन्होंने ये बुक्स दी थी, लीलावती, बिचला नीता और फिर ग्रह से। आप एक बार इन्हें देख लेना, मैं तो इसे ऐसे याद करा हुआ था कि लीलावती जो है एक मतलब फीमेल है, और उन्होंने ज्योमेट्री मतलब उनकी बहुत अच्छी होती है, मतलब खाने बनाने की शेफ वगैरह ऐसे, तो बहुत अच्छा बनाती हैं। और फिर इक्वेशन अलजेब्रा ये इन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन किया था। ऐसे आप मतलब अपनी अपनी ट्रिक से बना सकते हो कुछ, अब तो मेरे को ध्यान नहीं एग्जैक्टली मैंने क्या ट्रिक बनाई थी। फिर उसके बाद आता है इनके मेजर, अगर मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो ज्योमेट्री में था, एडवांस अलजेब्रा में था, कंसेप्ट ऑफ जीरो से, और अर्ली कैलकुलस जो आजकल हम पढ़ते हैं। फिर भास्कराचार्य के ऊपर ही मैंने फिर फ्लो चार्ट से बनाया ताकि आपको इजी हो सके वहाँ पे याद करना। भास्कराचार्य के पहले ऊपर आप बायोग्राफी में उनकी वो बताओगे कब ये इनका बॉन्ड हुआ था, बॉन्ड बताओगे। उसके बाद इनका कंट्रीब्यूशन बताओगे, एजुकेशन बताओगे, और ये सारे बात यहाँ पे रहा, कैलकुलस बताओगे आप, इसमें एस्ट्रोनॉमी बताओगे इनकी, ये बुक्स के बारे में बता दोगे, लास्ट में आप इनका बुक्स का बता दोगे। तो अगर 5 मार्क्स में आता है तो इन्हें एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आता है तो कम एक्सप्लेन कर दोगे उसमें भी। मतलब ये, तो यूनिट वन यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है। मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो हमने अभी तक यूनिट वन में से 3 क्वेश्चन उठाए हैं। 3 क्वेश्चन कौन से? एक तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो था मैथमेटिक्स क्या होता है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, मैथ। और फिर सेकंड हमने क्या पढ़ा अभी, बायोग्राफी। और फिर थर्ड में हमने क्या पढ़ा, भास्कराचार्य के ऊपर। थर्ड पढ़ा हमने भास्कराचार्य के ऊपर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, समझ जाना आप, भास्कराचार्य के ऊपर। फिर उसके बाद अब हम आते हैं यूनिट टू के ऊपर। यूनिट टू में उसके बाद आपका आ जाता है यूनिट टू, ये यूनिट टू के ऊपर और हाँ क्वेश्चन वन जो यूनिट टू का क्वेश्चन है
अगर किसी के पास सैम्पल पेपर हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आपको इस पे भी सैम्पल पेपर चाहिए हो या फिर नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, मतलब कमेंट सेक्शन में, वरना मैं टेलीग्राम आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे भी कर सकते हो। और फिर अब बात करते हैं एम और ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस आता है। तो मैंने मेजर जो डिफरेंस होते हैं वो उठाया है। पहला नेचर के ऊपर बात करेंगे हम कि ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है एम, और ये एक तरीके से बहुत नैरो होता है, ठीक है, नैरो लिख सकते हो आप यहाँ पे। और अगर इसकी बात करें तो ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है आपका। और एक तरीके से यहाँ मैं बता ही चुका हूँ ब्रॉड होता है, तो वही हो गया कि ये बहुत ज़्यादा, ये रहा नैरो जो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, ये एक आइडियलिस्टिक होता है, ये प्रैक्टिकल होता है। अब आपको लग रहा होगा एक एक जैसे ही होते हैं, बट एम क्या होता है कि आपने सोचा है कि मेरा एम क्या है कि मैं आगे जाके फॉर एग्जांपल टीचर बनूंगा, तो ये आपका एक एम है। ऑब्जेक्टिव होते हैं कि आपने ये सोचा मेरे को कल ये मेरा ऑब्जेक्टिव है ये करना है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और उन्हें क्या होता है अचीव करना बहुत ईजी होता है। एम थोड़े मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ये आप पे ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन कर सकते हो इनका कि लॉजिकल थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, मैस्ट्री होती है, ये सारे इसके आ जाते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन टू, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी यहाँ पे, पर आपको अगर फिजिकल साइंस आपके पास सब्जेक्ट है उसमें भी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आएगी, मैथमेटिक्स में भी आती है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। हर उसमें अलग अलग पर्सपेक्टिव से आएगी आपके ऊपर, और हर उसमें आपको रेफरेंस सेम लिख सकते हो बट उससे थोड़ा सा कनेक्ट करके लिखना पड़ेगा। जैसे कि इसमें रिकॉल फार्मूला इन्होंने बताया था ब्लूम्स ने। उसके बाद आपका जो अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन पाइथागोरस, मतलब क्योंकि मैंने बताया ना ये मैथ से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसे, इसलिए मैथ्स के इसका बताया। और हाँ, मेरे को कमेंट सेक्शन में कोई ये बताएगा कि ब्लूम्स का पूरा नेम क्या था, मैं जानना चाहता हूँ कि इनका पूरा नेम क्या था, वरना मैं तो फिर बता ही दूंगा, वैसे बता ही देता हूँ, बेंजामिन ब्लूम इनका पूरा नेम था। उसके बाद अगर इनकी बात करें तो इन्होंने बताया था कि अंडरस्टैंडिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए हमारा, और एक तरीके से देखा जाए तो कॉम्बिनेशन आइडियाज़ दिया था इन्होंने, जजिंग एंड चेकिंग करेक्शन दिया था, इवोल्यूशन इवेल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर एप्लीकेशन बात करें तो आप अपने नॉलेज न्यू सिचुएशन को यूज़ कर सकते हो, और अगर मैथ्स में यूज़ करें इसी चीज़ को तो आप प्रॉब्लम वो सॉल्विंग एन इक्वेशन के तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारे इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो, मैंने ये बता दी, वैल्यूएशन बताया था इन्होंने, एनालिसिस बताया था, एप्लीकेशन ये रहा, आपके अंडरस्टैंडिंग ये रहा। उसके बाद अगर आप एग्जांपल लेना चाहो तो ये मैंने एग्जांपल भी यहाँ पे दिखा दिया है। उसके बाद फिर मेनली मेरा फोकस ये नहीं है कि मैं आपको यहाँ टॉपिक एक्सप्लेन करूँ, टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला टाइम जा चुका है, बस यहाँ पे क्वेश्चन पे अभी फोकस करूँ कि क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। और अगर आपको पीपीटी से समझ नहीं आएगा तो मैं आपको इसकी प्रोवाइड करवा दूंगा क्वेश्चन भी, मैं वैसे नीचे लिंक भी दे दूंगा, और वरना आप मेरे को टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। फिर आ जाता है आर सी एम अप्रोच, एक बार इसे भी देख लेना, आप चेक कर लेना। आर सी एम अप्रोच में ये पढ़ के चले जाना, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन क्रिएटिविटी इन्होंने जो दिया था। उसके बाद ये आपका फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने समझा दिया है। आते हैं हम यूनिट 6, मेरी ये थोड़ी स्लाइड ऊपर नीचे हो जा रही है बट कोई बात नहीं, अभी यूनिट 6 के ऊपर चले जाते हैं हम। यूनिट 6 में से एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने डेफिनेटली पक्के हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम इसे छोड़ देंगे कि कम आ रहे हैं। तो इसमें हम सबसे ज़्यादा इवैल्यूएशन पे फोकस करेंगे, रिमेडियल टीचिंग के ऊपर, और डायग्नोस्टिक टीचिंग, ये क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन क्या होता है, तो मैंने बता दिया इवैल्यूएशन क्या होता है, एक मेजरमेंट और वैल्यू जजमेंट। उससे आप इसे चाहे तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है तो कर सकते हो आप उस पर। और ये फोकस होता है आपका टर्मिनल आउटकम पे, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है ये कंटिन्यू। और फिर उसके बाद आपके जो फीचर्स हो जाते हैं, गोल ओरिएंटेड, क्वांटिटेटिव, होलिस्टिक, ये सारा आ जाता है। फिर सेकंड बात करते हैं रिमेडियल टीचिंग। आपने स्कूल में भी सुना होगा कि रिमेडियल टीचिंग होती है कि जो बच्चे थोड़े वीक होते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगना, तो फ्री पीरियड्स में एक्स्ट्रा क्लासेस उन बच्चों के लिए लगती है। रिमीडियल का मतलब ये होता है वीक बच्चों पे हम थोड़ा सा फोकस करें कि उन्हें अच्छे बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करें, डिटेल में उन्हें समझाएं, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो रिमीडियल टीचिंग का पर्पस क्या होता है, ये रहा, हेल्प स्टूडेंट टू कैच अप रेगुलर क्लासरूम। और फिर फोकस क्या होता है हमारा, जो उनके बीच में गैप होता है बच्चों में, जो बाकी बच्चों से वो थोड़े अलग समझ नहीं पा रहे हो, उसको गैप को फिल करना। मेथड हमारे क्या होते हैं, एक सिंपलर लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, कोई
बहुत ज़्यादा ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते जो बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप की होती है, उनके ही हिसाब से हम यूज़ करते हैं। एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है यहाँ पे बच्चों पे, ताकि उन्हें बहुत अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। और अगर आप इसकी इफ़ेक्टिव की बात करें, तो इसमें क्या होता है, स्मॉल ग्रुप बनाए जाते हैं, पीर सपोर्टिंग होता है इसमें, आईईपी प्लान होता है, ये सारा आप पढ़ सकते हो इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर आता है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में क्या होता है, इसमें आपका आ जाता है स्पेसिफिक फोकस जो होता है इसमें नेचर, आपका जो होता है डिफ़िकल्टी लर्निंग वगैरह के ऊपर आ जाता है, फॉर्मेटिव नेचर हो जाता है। फोकस होता है कि कहीं एरर या वर्निंग मार्क्स नहीं हो रहे, कैजुअल एनालिसिस हो जाता है आपका। फिर आ जाता है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में ये सारा मैंने मतलब वही बताया, बट फ्लो चार्ट के थ्रू बताया मैंने, कि पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसे एरर को लोकेट करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, फिर उस पे काम करेंगे हम। तो ये आपका आ जाता है, ये माइंड मैपिंग के थ्रू मैंने बता दिया है। ये रहा। तो मोस्टली हम देखें तो इसमें खाली 3 ही टॉपिक आएँगे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं, जो मतलब प्रीवियस 7 ईयर और 5 ईयर में मैंने देखा। तो वो आपका एक तो रिमेडियल टीचिंग के ऊपर बात कर रहा है, और उसके बाद फिर इवैल्यूएशन के ऊपर बात कर रहा है, और फिर उसके बाद आपका अब बात करते हैं यूनिट 4 के ऊपर। यूनिट 4 में मैंने पहले भी बताया था 2-3 क्वेश्चन आते हैं इससे, बट वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। यूनिट प्लान के ऊपर आप बताओगे यूनिट प्लान क्या होता है। यूनिट प्लान एक तरीके का रोड मैप होता है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखे भी हैं, ये रोड मैप होता है, ये गैप जो हमारा सिलेबस और जो लेसन प्लान वगैरह उसको फुलफिल कर देता है। ये ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया यहाँ पे, नीड की ऑब्जेक्टिव बताएं कि ये रहा, होलिस्टिक व्यू एक तरीके का प्रोवाइड करता है हमें कि हमें क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, वो सिंपल एक तरीके का हो जाता है, लॉजिकल सीक्वेंस हो जाती है। ऐसा ना हो कोई टॉपिक पहले पढ़ा दिया जो कि मतलब बहुत डिफिकल्ट था, और इजी टॉपिक फिर बच्चों को समझ नहीं आ रहा, वो चैन नहीं बन पाती ना, आपने पहले कुछ समझा दिया फिर कुछ समझा दिया, उसके बाद आपके यहाँ पे आउटकम उनका निकलवाना है, ठीक है। आउटकम का मतलब जो आप समझा रहे हो क्या वो उन्हें समझ आ भी रहा है, वो सारी चीज़ें, व्हाई डू वी नीड इट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे फिर बता दिया कि ये क्या करता है, एफिशिएंट टाइम, मतलब कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कम टाइम में आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पे फिर आप ये तीनों चीज़ें पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस क्या है मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, क्लैरिटी मिलती है, रिसोर्स ऑप्टिमाइज मिल जाता है, इवैल्यूएशन हो जाता है, टीचर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि अगर आपके पास यही नहीं पता होगा पढ़ाना क्या है, ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो गिर जाता है। फिर आता है लेसन प्लान। लेसन प्लान के ऊपर मैंने यहाँ पे बता दिया, एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, ये रहा। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है उन बच्चों को यही होता है कि लेसन प्लान और आपका यूनिट प्लान में क्या डिफरेंस है। तो अगर वैसे तो बहुत सिंपल है, आप अगर यहाँ से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, वरना अगर नहीं आता तो मेरे को एक बार कमेंट में बता देना, मैं इस पे सेपरेट सेशन आपके लिए बना दूंगा। फिर उसके बाद कभी कभी डिफरेंस वगैरह पूछ लेगा, इनके ऊपर आप बता सकते हो सब। उसके बाद फिर बात करते हैं कि इसमें स्टेप्स क्या होते हैं। स्टेप्स होते हैं कि हम इसमें इंट्रोडक्शन करते हैं, कंटेंट उन्हें डिलीवर करते हैं, एसोसिएट करते हैं, रूल फॉर्मुलेशन करते हैं, प्रैक्टिस, और फिर रिव्यू, ये चीज़ें होती हैं। एक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसमें क्या होता है। इंट्रोडक्शन जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया है, पहले बच्चों को मोटिवेट करोगे, उस मान के चलो अगर मैं ही हूँ और अगर मैं अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे में अगर मोटिवेशन ही नहीं है तो उसे समझ नहीं आएगा, तो पहले मुझे उसे मोटिवेट करना पड़ेगा। फिर जो कंटेंट डिलीवर हो रहा है उसे एग्जाम्पल के साथ मुझे समझाना है ताकि उसे अच्छे से समझ आए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है। डायरेक्ट मैं अगर उसे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस समझा रहा हूँ उसे बच्चे को नहीं समझ आएगा, तो मेरे को शॉपकीपर और इन सब का एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। यूटिलिटी आ जाती है इसमें, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, प्रिसीजन, पेसिंग, एरर प्रिवेंशन, ये सारे आप वहाँ पे लिख सकते हो। टीचिंग एड आ जाते हैं। टीचिंग एड का मतलब होता है जैसे आप मान के चलो वहाँ पढ़ा रहे हो तो आप चार्ट पेपर का यूज़ कर सकते हो, जैसे मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में मोस्टली हम अगर क्यूब की बात कर रहे हैं या फिर कोन की बात कर रहे हैं तो आप एक तरीके से मॉडल यूज़ कर सकते हो समझाने के लिए, चार्ट पेपर यूज़ कर सकते हो, नंबर लाइन या बॉक्सेस, मतलब कुछ भी कि बच्चों को उसे बेटर विजुअलाइजेशन हो सके एक तरीके से। और फिर इसमें आपका ऑडियो की किस तरीके से, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू हो गया, स्कूल में आप देखोगे तो वो मतलब ब्लैक बोर्ड के थ्रू हो गया, ये सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। बहुत ईजी है, मतलब आप देखो तो मैथमेटिक्स का यूज़ क्या है, वो जो कंप्यूटर है उसका यूज़ क्या है मैथमेटिक्स में, तो आप बता सकते हो कि एक तो कैलकुलेशन ईजी कर देता है, दूसरा टाइम मतलब
बहुत ज़्यादा बचा लेता है, ठीक है? कम टाइम में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड हो जाती है, ये रहा डायनेमिक विजुअलाइजेशन हो जाता है कंप्यूटर का। मान के चलो मैं ही हूँ और अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उसे वहाँ पे वो चीज़ें शो कर सकता हूँ एज अ फिगर। जैसे मैंने बोला कि अगर क्यूब बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो मैं उसे 3D मॉडल में दिखा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और लर्निंग ये सब आप पढ़ लेना, यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं।